नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की आहट के साथ सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने इस बार नई पीढ़ी पर बड़ा दांव खेलते हुए 50 साल से कम उम्र के नेताओं को प्राथमिकता देने का फैसला कर दिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस दांव पर तीखा हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के युवा देशद्रोह की बात करते हैं, जबकि बीजेपी के युवा देश हित की बात करते हैं। चुनाव से पहले युवा राजनीति पर सियासी संग्राम तेज हो चुका है। गांव की राजनीति, कांग्रेस की नई नीति। 50 से कम उम्र, टिकट पर नया फॉर्मूला। निकाय में युवाओं पर कांग्रेस का बड़ा दांव। पंचायत निकाय चुनाव में युवा पॉलिटिक्स। आधी टिकटें जो है 50 साल से कम उम्र के लोगों को देंगे। कांग्रेस ने पंचायत और निकाय चुनाव के लिए नई नीति बनाई है। पार्टी का फोकस इस बार युवा नेतृत्व को आगे लाने पर है। इसी रणनीति के तहत 50 साल से कम उम्र के नेताओं को टिकट देने में प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। पंचायत की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, हमने घोषणा कर रखी है कि शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 50% टिकट 50 साल से कम उम्र वालों को देंगे। जिनकी उम्र ज्यादा है वो अपनी जगह जवान उम्मीदवारों को तैयार करें। 70 से 80 साल वालों ने टिकट मांगा तो दिक्कत आएगी। हालांकि आधे टिकट तो 50 साल से ज्यादा वालों के लिए ही रहेंगे। इस प्रकार के बयानबाजी युवाओं के खिलाफ बीजेपी के तमाम नेताओं ने की है, चाहे मदन राठौड़ जी हों चाहे दूसरे हों, वो पूरे तरीके से इससे आक्रोश है युवाओं में। और उन्हीं युवाओं ने, जिसने मोदी जी की सरकार बनाई, उन्हीं को भाड़े के टट्टू कहना, आतंकवादी कहना, विदेशी फंडिंग से कहना, किसी का एजेंट बताना। मैं समझता हूं कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए जो इस तरीके की अवांछित, अमर्यादित, अलोकतांत्रिक टिप्पणियां हमारे युवाओं के ऊपर करते हैं। युवाओं को टिकट देंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रावधान किया है कि आधी टिकटें जो है 50 साल से कम उम्र के लोगों को देंगे और उनमें भी हम युवाओं को ज्यादा टिकटें देने का काम करेंगे। कांग्रेस के इस दांव पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के युवा नेता देशद्रोह जैसी बातें करते हैं, जबकि बीजेपी के युवा राष्ट्रहित और विकास की राजनीति करते हैं। म्युनिसिपल चुनाव सब हम जीतेंगे और हमारी तैयारी कांग्रेस युवाओं को मौका देने जा रही है। मैंने अभी कहा ना, कांग्रेस के युवा तो आपने देखे होंगे जंतर मंतर पर किस प्रकार से वो पत्थर फेंक रहे थे, किस प्रकार की भाषा उपयोग में ले रहे थे। कांग्रेस का युवा तो हमने देखा है ना। कांग्रेस के ऐसे युवाओं को कांग्रेस टिकट देगी तो फिर वो जनता अपने आप सबक सिखा देगी कांग्रेस को। कैसे महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था कांग्रेस का युवा, ऐसे युवाओं को कांग्रेस टिकट देगी तो जनता सबक सिखाएगी, हम जीतेंगे। सर, बीजेपी की युवा और कांग्रेस के युवा नहीं, हमारा युवा चरित्रवान है, राष्ट्रभक्त है, नेशन फर्स्ट की भावना से आया है। फर्क है कांग्रेस के युवा में हमारे। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले युवा राजनीति का मुद्दा गर्मा चुका है। कांग्रेस ने नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का दांव चला है, तो बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर जवाबी हमला कर रही है। अब फैसला जनता के हाथ में होगा कि चुनावी मैदान में किसकी रणनीति सबसे ज्यादा असरदार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। वहीं पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली में जेंजी के प्रदर्शन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले टिकट वितरण का गणित पूरी तरीके से बदल चुका है। कांग्रेस ने जहां 50% टिकट युवाओं को देने का ऐलान कर दिया, तो वहीं भाजपा संगठन भी युवा चेहरों पर मंथन की कवायद में जुट चुका है। और इस बार राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनाव में जेंजी सिर्फ वोट नहीं डालेगा, बल्कि टिकट हासिल कर चुनावी मैदान में अहम भूमिका भी निभाएगा। आखिर निकाय पंचायत चुनाव में कितना बड़ा है जेंजी फैक्टर, जरा आगे आपको दिखाते हैं। दिल्ली में जेंजी का हल्ला बोल, राजस्थान में बदले सियासी गोल।
पंचायत और निकाय चुनाव में बदली हवा, युवा फैक्टर का दिखेगा रुतबा। दिल्ली में पेपर लीक के मुद्दे पर जेनजी के कामयाब प्रदर्शन के बाद अब राजस्थान की राजनीति में भी युवा सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर बनते हुए दिख रहे हैं। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने 50% टिकट युवाओं को देने का ऐलान किया है, जबकि भाजपा भी युवा चेहरों पर मंथन कर रही है। यानी जेनजी के प्रदर्शन ने राजनीतिक दलों को साफ संदेश दिया कि नई पीढ़ी अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं, बल्कि रोजगार, भर्ती, पेपर लीक और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सड़क पर उतरकर अपनी आवाज भी बुलंद कर सकती है। पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली में जेनजी के प्रदर्शन के बाद राजस्थान में राजनीतिक दलों ने निकाय और पंचायत चुनाव से पहले अपना सियासी गणित पूरी तरह से बदल दिया है। कांग्रेस ने इन चुनावों में इस बार 50% टिकट युवाओं को देने का ऐलान किया है, तो वहीं भाजपा ने भी ऐसे युवा चेहरों की खोज शुरू कर दी है जो लंबे समय से भाजपा की विचारधारा के साथ जुड़े हैं। जाहिर सी बात है कि इस बार जेनजी इन चुनावों में केवल मतदाता की भूमिका नहीं निभाएगा, बल्कि राजनीतिक दलों के टिकट हासिल कर अपनी सियासी पारी भी शुरू करेगा। आखिर कौन है जेनजी? जेनजी यानी 1997 के बाद जन्मी वो पीढ़ी जिसने इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ परवरिश पाई है। ये पीढ़ी पारंपरिक चुनावी नारों से ज्यादा रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, पारदर्शिता, डिजिटल गवर्नेंस और स्थानीय सुविधाओं जैसे मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान में इनकी ताकत भी कम नहीं है। प्रदेश में 18 से 40 वर्ष आयु के 2,54,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं का आधे से ज्यादा हिस्सा है। 2026 की मतदाता सूची में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 4,35,000 से ज्यादा नए मतदाता जुड़े हैं। यानी हजारों पंचायत, वार्ड और निकाय सीटों पर यही वोट जीत और हार का अंतर तय कर सकते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने पंचायत और निकाय चुनाव में 50% टिकट युवाओं को देने की घोषणा की है। पार्टी संभावित 500 युवा उम्मीदवारों की पहचान कर उन्हें चुनाव प्रबंधन, जनसंपर्क और सोशल मीडिया अभियान का प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि युवा नेतृत्व के जरिए युवा मतदाताओं से बेहतर संवाद स्थापित किया जा सकता है। कांग्रेस का दावा है कि पंचायत और निकाय चुनाव में युवाओं को 50% प्रतिनिधित्व देकर नई राजनीतिक पीढ़ी तैयार की जाएगी और इसके लिए संभावित 500 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। दूसरी ओर भाजपा भी युवा नेतृत्व को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे लाने पर विचार कर रही है जो लंबे समय से संगठन से जुड़े, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो और स्थानीय पारी की रिपोर्ट। और वहीं केंद्र में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब राजस्थान की सियासत में भी इस्तीफे की मांग तेज हो चुकी है। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और शिक्षक संघ ने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पत्र लिखकर राजस्थान में आंदोलन करने का आह्वान किया।
उधर कांग्रेस भी लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मदन दिलावर का भी इस्तीफा होना चाहिए था। दिलावर के इस्तीफे की मांग जारी। क्या अब शिक्षा मंत्री की बारी? शिक्षकों के बाद कांग्रेस ने खोला मोर्चा। डोटासरा ने साधा दिलावर पर निशाना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी हटाने की मांग तेज होती जा रही है। राजस्थान शिक्षक संघ ने इस मुद्दे को लेकर अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक को पत्र लिखकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया है। प्रिया दीपके जी, जिस तरह नीट लीक मामले में आपके द्वारा जंतर मंतर पर आंदोलन किया गया और सफलता की, वो सराहनीय कदम रहा। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के साथ व्यवहार को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का क्रूर और तानाशाही व्यवहार है, जिससे प्रदेश के शिक्षक परेशान हैं। मंत्री जी द्वारा अनावश्यक महिलाओं के वस्त्र पर टिप्पणी करना, अपमानित करना, एफआईआर कर डराना धमकाना, तबादला उद्योग को बढ़ावा देना जैसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर उनको भगा दिया जाता है। ऐसे में शिक्षा मंत्री को राजस्थान के शिक्षक हटाना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री का हटना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि मेरे बुलावे पत्र पर आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार मदन दिलावर पर हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि शिक्षा विभाग में तबादलों के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है और शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस की मांग, दिलावर का होना चाहिए इस्तीफा। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बेहाल। प्रदेश में चल रहा ट्रांसफर उद्योग। स्कूल में शिक्षक नहीं है, न बच्चे आ रहे हैं। बच्चों की हो रही समय की बर्बादी। शिक्षा का ठेका केंद्र हो चाहे राज्य हो, आरएसएस के। यहाँ भी मदन दिलावर जाएगा तो दूसरा कोई वासुदेव देवनानी जी आए, घनश्याम तिवारी जी आए, आरएसएस के लोग आएंगे, क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, वरना उनको फिर उनके जहर घोलने वाली विचारधारा को मानेगा नहीं आदमी। स्कॉलरशिप समय पे नहीं, ड्रेस समय पे नहीं, साइकिल समय पे नहीं, स्कूटी समय पे नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं, और ऊपर से ट्रांसफर करो, तबादला उद्योग चलाओ, जेबें भरते रहो। ये जो सिस्टम राजस्थान के अंदर चल रहा है, और मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं है जैसे कि हो क्या रहा है। ये आला कमान भी देखे, दिल्ली वाले भी देखे राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री का भी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ इस्तीफा हो जाना चाहिए था, और अब भी 1-2 दिन बाद करे तो बात यहीं रह जाएगी। इनको इस्तीफा आज नहीं तो कल राजस्थान के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा लेना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग ने सियासी रंग पकड़ लिया है। शिक्षक संगठनों और विपक्ष की ओर से बढ़ते विरोध के बीच अब इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति और गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। वहीं जयपुर के अमायरा सुसाइड मामले में एसीजेएम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए प्रकरण को आगे की सुनवाई के लिए डीजे कोर्ट भेज दिया है। वहीं इस मामले में आरोपी क्लास टीचर पुनीता शर्मा को अदालत ने जमानत दे दी है, और इस केस में अब मीर्जा मोदी स्कूल के मालिक पर भी केस चलाया जाएगा। और यह बेहद गंभीर मामला है, जिसको लेकर के सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, और इस सुनवाई के बाद यह अहम फैसला आज सुनाया गया। अमायरा केस में बड़ा फैसला। स्कूल के मालिक पर चलेगा केस। बाल न्यायालय में मामला ट्रांसफर। अमायरा सुसाइड केस में जयपुर के मीर्जा मोदी स्कूल के मालिक सौरभ मोदी के खिलाफ केस चलेगा। इनके अलावा स्कूल की प्रिंसिपल इंदु दुबे, टीचर पुनीता शर्मा और सफाई कर्मी रामू के खिलाफ भी केस चलाया जाएगा। 1 नवंबर 2025 एक ऐसी तारीख जिसने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। स्कूल परिसर में नीचे गिरने से मासूम अमायरा की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। अब इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए केस को बाल न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया है। जयपुर महानगर प्रथम की एसीजेएम 10 कोर्ट ने मंगलवार को प्रसंज्ञान लेते हुए केस को आगे की सुनवाई के लिए बाल न्यायालय भेज दिया है। वहीं मामले में आरोपी क्लास टीचर पुनीता शर्मा को अदालत ने जमानत दे दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को संबंधित न्यायालय में होगी। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) और 238C के तहत इसे अपराध माना है।
मामले में स्कूल संचालक सौरभ मोदी, प्रिंसिपल इंदु दुबे, शिक्षिका पुनीता शर्मा और सफाई कर्मी रामू को आरोपी बनाया गया है। अमायरा के मामले में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज कोर्ट में सुनवाई के समय कोर्ट ने जो आरोप पत्र पेश किया गया था उसके आधार पर प्रसंज्ञान लिया। इस मामले में 75 जेजे एक्ट का भी एक अपराध था। उस अपराध में प्रसंज्ञान लेकर सभी के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया और उसके बाद पत्रावली, चूँकि 75 जेजे एक्ट का अपराध होने के कारण पत्रावली बाल न्यायालय के लिए कमिट की गई और आगामी पेशी 31/7 इस हेतु सुनवाई के लिए और पत्रावली कमिट कर संबंधित न्यायालय के लिए रखी गई। किस आधार पर इनको बेल दे दी गई मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। जेजे 75 नॉन बेलेबल सेक्शन है, उसके बावजूद भी बेल दे दी गई है पुनीता शर्मा को। तो हमें नहीं लगता कि जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है उस हिसाब से जयपुर में ये कार्रवाई ढंग से हो पाएगी। तो हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, SPL लगाएंगे और इस केस को राजस्थान से बाहर शिफ्ट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता, क्योंकि स्कूल इतना पॉलिटिकली कनेक्टेड है, वो पूरा जोर लगा रहा है। और आप देख भी रहे हो चार्जशीट से लेकर, चार्जशीट भी इतनी वीक बनाई गई इनके द्वारा, 3 आईओ बदले गए थे, हर जगह मैनेज करें, शिक्षा विभाग मैनेज कर लिए इन्होंने, हर तरफ से मैनेज करें। तो हमें नहीं लगता कि जयपुर राजस्थान में ये केस सही से हो पाएगा और अमायरा को न्याय मिल पाएगा। बता दें कि 1 नवंबर 2025 को जयपुर स्थित नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा अमायरा ने ऊंचाई से छलांग लगा दी थी। नीचे गिरने से गंभीर चोटें आने के कारण उसकी मौत हो गई थी। मामले की जांच के बाद अब अदालत में सुनवाई का दौर शुरू हो गया है। मासूम अमायरा की मौत के मामले में अब कानूनी लड़ाई नए चरण में पहुंच चुकी है। बाल न्यायालय में होने वाली सुनवाई तय करेगी कि इस दर्दनाक घटना के जिम्मेदार कौन हैं और उन्हें क्या सजा मिलती है। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की निगाहें अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। और अब खबर धौलपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फूलपुर ग्राम पंचायत में आयोजित जनसभा में जिले के लगभग 177 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को आत्मसात कर प्रदेश के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों की घोषणाएं भी की। और अब खबर डीग से है, जहां के पूंछरी में मुंडिया पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जा रहा है। गोवर्धन के सप्तकोसीय परिक्रमा मार्ग पर मेला चल रहा है और इस मेले में मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे, जहां उन्होंने पूंछरी स्थित प्याऊ पर सेवा की और सीएम ने ठाकुर जी के समक्ष दीप प्रज्वलित किया और जल सेवा और प्रसादी बांटी। साथ ही सीएम ने परिक्रमा कर रहे लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह भी मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री पूंछरी पहुंचे हैं। यहाँ उनकी तरफ से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। मेरे सहयोगी हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो परिक्रमार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए जल सेवा कर रहे हैं। खुद अपने हाथों से श्रद्धालुओं के लिए पानी पिला रहे हैं। खास तौर पर जब वो यहाँ पहुंचे थे तो जो लोग हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ कतार लगा करके खड़े थे एक झलक पाने के लिए, और श्रद्धालु यहाँ रुक गए थे। और जैसे वो आए तो सीएम ने खुद उनका अभिवादन स्वीकार किया और आप देख पा रहे हैं खुद उनके साथ में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम हैं और डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह हैं। देखिए किस तरह से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो भी सीएम साहब से देखिए किस तरह से संवाद कर रहे हैं। काफी खुश नजर आ रहे हैं जो भक्त हैं। और वो अभी देखा था फोन पर भी लोगों से चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों के द्वारा सीएम जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो खुद हलवा का प्रसाद का वितरण कर रहे थे। और आप देखिए पानी का वितरण वो श्रद्धालुओं के लिए कर रहे हैं। लेकिन खासतौर पर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए किस तरह से लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनके चेहरे पर आप मुस्कान देख पा रहे हैं। मुस्कान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से वो जल सेवा करके खुश नजर आ रहे हैं। खासतौर पर देखिए आप, ये पहली बार नहीं है बल्कि इनकी तरफ से करीब 15 साल से अधिक समय हो गया जिस तरह से ये सेवा कर रहे हैं। और बड़ी दूर दूर से यहाँ जो मुंडिया पूर्णिमा का मेला चल रहा है, श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा। और चलिए आपको जरा 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं आज के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें।
अब देखिए आप जरा ये 3 तस्वीरें, जहां पर आप देखेंगे कि परिक्रमा मार्ग का जायजा खुद मुख्यमंत्री ने लिया। वहां पर खुद पैदल चल करके उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को जाना। सीएम ने इस दौरान जल सेवा भी की। जितने श्रद्धालु वहां से गुजर रहे थे उनको जो है जल पिला करके जल सेवा की है। वहीं साथ ही तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रसादी का वितरण किया गया है और इसका अपने आप में बड़ा महत्व होता है। मुड़िया पूर्णिमा मेले में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और ये कहा भी जाता है कि इस दौरान दान पुण्य करना और साथ ही लोगों के साथ मिलकर के ऐसे कार्यक्रम करना ये बहुत अच्छा माना जाता है और इसीलिए मुख्यमंत्री इस बार भी इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल। और अब जयपुर से बड़ी खबर है, जहां जयपुर ग्रामीण सीट लोकसभा परिणाम मामला, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों की अर्जी खारिज की गई है। मामले से अपना नाम हटाने की मांग की अर्जी खारिज की गई। याचिका में चुनाव आयोग प्रतिवादी बना रहेगा और इसको लेकर के ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण सीट लोकसभा परिणाम से जुड़ा हुआ मामला है। उच्च न्यायालय ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा जी की चुनाव याचिका पर आदेश देते हुए रिस्पोंडेंट नंबर 1 से 4, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि इस चुनाव याचिका में इन चारों का नाम काट दिया जाए। इस पर 3 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई रखी थी, जिसका आदेश आज माननीय अदालत ने दिया है। इस एप्लीकेशन को जो चुनाव आयोग द्वारा पेश की गई थी उसको ऑनरेबल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके इम्प्लीकेशंस अब ये होंगे कि आगामी जो ट्रायल होगा इलेक्शन पिटीशन का, उस ट्रायल में इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन और बाकी जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके नाम यथावत रखे जाएंगे और इसी आधार पर जो है इस केस का ट्रायल चलेगा। और खबर जयपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर जन सुनवाई कर आमजन की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे और सड़क, पानी, बिजली, अतिक्रमण समेत विभिन्न जन समस्याओं से उप मुख्यमंत्री को रूबरू कराया गया। जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जन सुनवाई में हर शख्स से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता और ध्यानपूर्वक सुना और मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का जल्द और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां अनियंत्रित क्रेटा कार का कहर देखने को मिला। कार ने 4 महिला पटवारियों को टक्कर मारी और 2 महिला पटवारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार चालक ने मौके से भागने की कोशिश भी की। आसपास मौजूद लोगों ने चालक को पकड़ लिया। हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, अनियंत्रित क्रेटा कार जिसका कहर दिखाई दिया। कार चालक ने मौके से जो है भागने की कोशिश भी की, लेकिन आप देखिए आसपास मौजूद लोगों की भीड़ ने जो चालक है उसको पकड़ा और अनियंत्रित क्रेटा कार का कहर यहां तस्वीरों के अंदर दिखाई दे रहा है। कार ने 4 महिला पटवारियों को इस दौरान रौंद दिया और जिसमें बताया जा रहा है कि आसपास, क्योंकि 2 महिला पटवारियों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। कार चालक ने मौके से भागने की कोशिश भी की और आसपास मौजूद लोगों ने हालांकि चालक को पकड़ लिया, लेकिन कार अनियंत्रित रूप से चल रही थी। संतुलन जो है कार चालक कार से खो देता है और इस दौरान 2 महिला पटवारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि कार ने 4 महिला पटवारियों को टक्कर मारी, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।